गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। लैंगम्यूर ने एडजॉर्प्शन की थ्योरी के बारे में क्या बताया था कि जैसे अपना एडजॉर्बेंट होता है जिसको अपन सॉलिड फेज में लेते हैं और अपना एडजॉर्बेट होता है जिसको अपन गैसियस फेज में लेते हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में अपने को लैंगम्यूर ने बताया था कि कैसे जो गैसियस मॉलिक्यूल थे वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं सॉलिड की सरफेस के साथ में और आपस में उनका कैसे इंटरेक्शन होता है, कितनी वो लेयर्स बनाता है, उनके बारे में अपन थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके जो एप्लीकेशंस थी, उसके जो फॉर्मूले थे और ग्राफ थे, उनको अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। तो लैंगम्यूर ने क्या क्या बताया था वो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला लैंगम्यूर ने यह बताया था कि द एटम ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन फिक्स साइट ऑफ अवेलेबल ऑन सॉलिड सरफेस। मतलब ये बताया कि जो एडजॉर्बेट था, जो गैस थी, वो एक फिक्स साइट होती है एडजॉर्बेंट की, सॉलिड की एक फिक्स साइट होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके ऊपर फिक्स साइट के ऊपर जाके ही गैसियस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं या उनके ऊपर अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर उनके साथ में ही एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। तो द एटम ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन फिक्स साइट ऑफ अवेलेबल ऑन सॉलिड सरफेस। मतलब एक फिक्स साइट होती है एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, नहीं तो वो डीलोकलाइज होती, एक जगह के ऊपर फिक्स होती है, उनकी उन पोर्स के अंदर जाके जो एडजॉर्बेट होता है वो रिएक्ट करता है। उसके बाद में ये बताया था कि द मोलिक्यूल ऑफ गैस एडजॉर्बेट ऑन वेकेंट साइट ओनली। मतलब जो एडजॉर्बेट है अपने पास गैस, ठीक है, वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कर रहा है, वो केवल और केवल उन वेकेंट साइट के अंदर, उन पोर्स के अंदर जाकर ही रिएक्शन करेगा, इसके अलावा कहीं पे भी वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब उनके अंदर जो सरफेस के अंदर जो वेकेंट सीट थी, जो वेकेंट साइट्स थी, उनके साथ ही इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद में द एडजॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल इज लोकलाइज्ड इफ इंटरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उन्होंने ये बताया लैंगम्यूर ने कि अगर जो इनके बीच में इंटरेक्शन है वो एक केमिकल बॉन्ड है, केमिजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, उस प्रोसेस में जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स जगह पे ऊपर या एक फिक्स जगह के ऊपर जाके लोकलाइज्ड हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एडजॉर्बेट गैस के मॉलिक्यूल थे, वो डीलोकलाइज्ड होंगे, अब वो लोकलाइज्ड नहीं होंगे। मतलब केमिकल बॉन्ड की प्रोसेस के अंदर वो जो एटम्स हैं वो एक फिक्स साइट के ऊपर लोकलाइज्ड होंगे। उसके बाद में क्या बताया था कि जो सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। मान लो अपने पास ये सरफेस है, यहाँ पे पोर्स है, इनके अंदर जाके जो अपने गैसेस मॉलिक्यूल थे, जो एडजॉर्बेट थे, वो इनके अंदर पोर के अंदर वैकेंट साइट के अंदर इंटरेक्ट किया। अब इन्होंने इंटरेक्ट किया तो ये और ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से फ्री होंगे, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब इनके बीच में कोई भी लेटरल इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बताया था लैंगम्यूर ने। तो ये अपने बोल सकते हैं कि द एडजॉर्बेड गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं शो करते। उसके बाद में ऑल एक्टिव साइट ऑफ एडजॉर्बेंट सरफेस आर आइडेंटिकल एनर्जिकली। मतलब जैसे एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेंट आया तो उससे हीट निकलती है। हो सकता है अगर वो फिजिकल प्रोसेस है तो उसके अंदर जो हीट निकली है वो कम होती है और केमिकल प्रोसेस के अंदर जो हीट होती है वो ज़्यादा निकलती है। लेकिन लैंगम्यूर ने बताया था कि जो सरफेस साइट्स होती हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे के होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो उनके बीच में जो एनर्जी निकलती है वो सभी के सभी के अंदर आइडेंटिकल होती है, आइडियल होती है, किन्हीं में भी चेंज नहीं होता। और उनके बीच में जो लेयर बनती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की सरफेस के बीच में जो लेयर बनती है वो मोनोमोलिकुलर लेयर होती है। आपस में न तो एटम्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन होता और जो एनर्जी की मात्रा होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, मतलब आइडेंटिकली एनर्जिकली आइडेंटिकल। नो इफेक्ट ऑन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब जो एनर्जी निकली है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पर मोलिक्यूल ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। मतलब जितनी साइड्स, मान लो पहले अपने पास कोई भी साइड ऑक्यूपाइड नहीं थी, सभी की सभी साइड थी अनऑक्यूपाइड थी। अब पहला आइटम इसके ऊपर इंटरेक्ट किया तो जितनी एनर्जी निकली वो उतनी ही होगी जब इसके 99% जो पोर्स थे, जो साइड्स थी, वो भर गई थी और एक साइड खाली थी। अब जो एक लास्ट में जो अपना पास आया था एडजॉर्बेट, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उतनी ही एनर्जी निकलेगी जितनी पहले मॉलिक्यूल्स, पहले एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में निकली थी। मतलब सभी के सभी पोर्स होते हैं, सभी के सभी जो साइड्स होती हैं, उनके अंदर जो निकलने वाली एनर्जी है वो सेम होती है, आपस में न तो इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर आइसोथर्म फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ टू ऑपोजिट प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है चलते रहना, ये आगे पीछे ऐसे चलते रहना, एक स्टैटिक स्टेज फेज में नहीं होना, एक कॉन्स्टेंट फेज में नहीं होना, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेज। ठीक है, अगर अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन अपन जानते हैं कि
एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके अंदर एक जो अपना इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। इक्विलिब्रियम स्टेबलिश कैसे होता है कि अपने पास मान लो कोई गैस का मॉलिक्यूल है ए की जो स्टेट है वो है गैस स्टेट। दूसरा अपने पास एडजॉर्बेंट है जिसकी स्टेट है सॉलिड स्टेट, उसको अपने अम लिखा है, मतलब सॉलिड के ऊपर एम के ऊपर एक गैस के मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब हुए हैं। तो अपने पास क्या मिला, ए एम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है एडजॉर्बेंट, सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको मैंने बोल लिखा है के ए का मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। और वापस जो कॉम्प्लेक्स है उससे वापस गैसियस और सॉलिड फेज में डिफरेंशिएट होने की जो प्रोसेस है उसको मैंने लिखा है के डी। मतलब के डी का मतलब है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। एक होता है एडजॉर्प्शन, मतलब सॉलिड की फेस के ऊपर एडजॉर्बेट के अणुओं का एडजॉर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन हुए प्रोसेस को वापस जो गैसियस फेज मतलब एडजॉर्बेट और सॉलिड फेज एडजॉर्बेंट में वापस डिफरेंशिएट हो जाना उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अलग अलग हो जाने को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अगर इसकी दोनों की जो रेट है वो अगर सेम हो गई तो मतलब दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर आइसोथर्म फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है दो अपोजिट प्रोसेस के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है के होता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और के डी होता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ये थी अपनी थ्योरी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। अब दोस्तों अपन बात करते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के एप्लीकेशंस के बारे में, उनके डेरिवेशन के बारे में। तो होता क्या है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो डिपेंड करती है जो दो चीज़ों के ऊपर, एक तो उसके प्रेशर के ऊपर और दूसरी है जो ऑक्यूपाइड साइट है उनके फ्रैक्शन के ऊपर कि कितनी साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है एडजॉर्बेट के द्वारा या गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा, इनके ऊपर डिपेंड करती है जो एडजॉर्प्शन की रेट है। तो अपन बोल सकते हैं द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस एंड द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल साइट्स, मतलब कितनी जो साइट्स थी एडजॉर्बेंट या सॉलिड फेस की या सॉलिड फेस की सरफेस के ऊपर कितने पोर्स थे, कितनी साइट्स थी जो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, जितनी ऑक्यूपाइड हो चुकी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पी ए अपने माना है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है एडजॉर्बेंट का। ठीक है, दूसरी है वन माइनस थीटा, थीटा है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट, जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो वन माइनस थीटा की वैल्यू कम होगी, वन माइनस थीटा की वैल्यू कम होगी तो आर की ए की वैल्यू भी कम होगी। मतलब जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी तो एडजॉर्प्शन की रेट होगी वो कम होती जाएगी। या अपन इसी को अब लिख सकते हैं कि आर ए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू के ए पी ए वन माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू लिया है जो कि के ए है। अगर के ए को बोले तो ये है एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है। और थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो वो है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स अपॉन टोटल साइट, मतलब एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर टोटल कितनी साइट्स थी। मान लो टोटल साइट अपने पास 100 थी, ठीक है, और उसमें से मान लो 30 साइट्स है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है तो 30/100 होगा थीटा, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन किसका, ऑक्यूपाइड साइट्स का। अब अगर बात करें रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की, डिजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सॉलिड के ऊपर गैसियस फेज का एडजॉर्ब होना, और डिजॉर्प्शन का मतलब है कि जो सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो चुकी थी उसका वापस हटना, उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन की रेट होती है वो केवल और केवल जो फ्रैक्शन साइट है, जो ऑक्यूपाइड साइट है उसकी फ्रैक्शन के ऊपर बात निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अगर ऑक्यूपाइड साइट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। और अगर अपन के डी की बात करें ये है डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडजॉर्प्शन की रेट और डिजॉर्प्शन की रेट इक्वल हो जाना। इक्वल हो जाने का मतलब पहले एडजॉर्प्शन की रेट तेज थी फिर वो कम हुई, और जैसे जैसे कम हुई टाइम के साथ जो डिजॉर्प्शन है उसकी रेट बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है दोनों की रेट सेम हो गई, मतलब अब दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब चूंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है दोनों की प्रोसेस कंटिन्यूस होती जाती है, एक साथ जाती है, साइमल्टेनियसली होती जाती है, रुकती नहीं है दोनों प्रोसेस। तो इसके लिए अपन पहले यूज में लेते हैं डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में स्टेब्लिश हो जाता है। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में अपने देखा है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है, और जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन टाइम के साथ में बढ़ती जाती है, और एक टाइम के ऊपर दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। ठीक है,
अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करें तो आर ए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, दोनों इक्वल होगी। तो हमारे पास ए आर ए है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो है के ए पी ए इंटू वन माइनस थीटा, के ए पी ए इंटू वन माइनस थीटा। अगर डिजॉर्प्शन की बात करें तो डिजॉर्प्शन है के डी थीटा दोनों को इक्वल रखा, तो अपने के ए अपॉन के डी को एक साइड में लेके बाकी थीटा अपॉन पी ए माइनस पी ए वन माइनस थीटा को यहाँ पे लिए एक साइड में किए। माना एड्जॉर्प्शन अपॉन डिजॉर्प्शन के रेट कांस्टेंट है, उनको अपने एक बड़ा दूसरा रेट कांस्टेंट माना जो कि के है। तो के की वैल्यू आई थीटा अपॉन पी ए वन माइनस थीटा, पी ए वन माइनस थीटा। अब मैंने इसका इन्वर्स किया तो के का हो गया वन बाई के और इसका हो गया पी ए वन माइनस थीटा अपॉन थीटा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो पी है वो यहाँ पे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पी ए के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इस साइड बचेगा वन माइनस थीटा अपॉन थीटा। तो वन अपॉन थीटा होता है वन अपॉन थीटा और थीटा अपॉन थीटा होता है माइनस वन। तो इसके कारण अपने पास जो वैल्यू आई, अब ये जो माइनस है वो अपन इस साइड में भेज देंगे। तो वन अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन के पी ए। अब अपन देखेंगे इसका लघुत्तम लेके वन बाय एलसीएम लेंगे तो के पी ए एलसीएम होगा के पी ए प्लस वन, ये हो जाएगा। अब इसको वापस इन्वर्स करेंगे तो ये होगा हो जाएगा थीटा और के पी ए आ जाएगा ऊपर अपॉन वन प्लस के पी ए। अब अगर अपन बात करें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे, तो अगर लो प्रेशर पे बात करें तो लो प्रेशर का मतलब होता है पी ए की वैल्यू होती है वो एक से बहुत कम है। अगर पी ए की वैल्यू बहुत कम है तो इसकी मल्टीप्लाई में जो के है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। अब जो थीटा की वैल्यू होगी तो के पी ए अपॉन वन, क्योंकि वन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू के पी ए। और अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रेशर की वैल्यू हाई है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो पी ए की वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा है, पी ए की वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा है तो के पी ए की वैल्यू भी वन से बहुत ज़्यादा होगी। तो अपन वन को नेगलेक्ट कर देते हैं। वन को नेगलेक्ट करने के बाद में जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है इस प्रकार से आती है थीटा इज इक्वल टू के पी ए अपन वन को अपने नेगलेक्ट किया, नीचे हुआ के पी ए, तो के पी ए से के पी ए कैंसिल, अपने पास बचा वन, थीटा की वैल्यू वन। अगर अपन बात करें पी ए प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये होती है जो लो प्रेशर है उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो थीटा की वैल्यू होती है तो फ्रैक्शन होता है एक साइड का, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब पी ए की पहली घात पे फर्स्ट घात पे सिंगल घात के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर प्रेशर हाई हो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर की किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर को कितना ही बढ़ा लें उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर अपन दोनों के बीच में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ होता है ये कि हाई प्रेशर, देखो प्रेशर बढ़ेगा तो जो लो प्रेशर था, लो प्रेशर के ऊपर तो फर्स्ट ऑर्डर कोटि का था, फर्स्ट ऑर्डर का था, तो प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था जो फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही थी। लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर जो थीटा है रेट ऑफ जो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड साइड का फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब वो डिपेंड नहीं करता प्रेशर के ऊपर, मतलब एक हाई प्रेशर के बाद में एक प्रेशर की लिमिट आने के बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर के ऊपर जो थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है, जीरो ऑर्डर की हो जाती है। ये था अपना जो फॉर्मूला था, वो था एटोमिसिटी वन के लिए, एन इज इक्वल टू वन के लिए। अगर हमारे पास एटोमिसिटी एन हो, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो सकता है, हमारे पास जो एटोमिसिटी है वो टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। तो माना हमारी जो मोलिक्यूल है उसकी एटोमिसिटी एन है, तो एन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू के पी ए की पावर वन अपॉन एन प्लस के पी ए की पावर वन अपॉन एन। ये हुआ एटोमिसिटी एन के लिए हमारे पास थीटा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा ग्राफ था फ्रैक्शन साइड और प्रेशर के बीच में। ये था हमारा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन थ्योरम।